मेरा नाम तो बताया यहाँ पे IAS दहिया। काफ़ी साल जॉब की है मैंने। 30 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट ली है प्रीमेच्योर, और मैं जॉब से रिटायरमेंट ले पाया इसी बिज़नेस की वजह से। लेकिन मेरी कहानी बाद में, जिनकी वजह से बिज़नेस किया मैंने, जिनकी वजह से इसमें लेवल लिया मैंने, और जो द इमोशनल फोर्स इनटू आवर बिजनेस, माय लवली वाइफ ओमवती दहिया। पहले इनसे सुनेंगे आप। ओम दहिया। थैंक यू, नमस्कार। वैसे आपका शहर बहुत अच्छा है। हम जब आने लगे तो करें 15 किलोमीटर है यहाँ से, 15 किलोमीटर से शुरू हो गया। हमने सोचा आ गया और करते करते जो हमारे को आधा घंटा और लग गया यहाँ पे। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर शहर है। मैं आपको सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन बता दूं कि मेरा नाम ओम दहिया है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से फार्मर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर फार्मर थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों अनपढ़ थे, लेकिन उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस मालूम थी। साथ ही उनको ये ड्रीम था कि भाई मेरे बच्चे, हम तो चलो पढ़े नहीं, पर हमारे बच्चे जो ना बहुत पढ़े। और इसका न परिणाम ये हुआ कि मेरे 2 भाई इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर है, आई सर्जन, और एक PhD की हुई है। और इसलिए क्योंकि मतलब पढ़ाई का वो था, तो मुझे भी जो है ना शहर में कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि पास में हमारे कोई कॉलेज नहीं था। तो जब मैं पढ़ रही थी MA में, तब मेरी शादी हो गई। और शादी के जब हमारे 21 साल हुए, उसके बाद हमने ये बिज़नेस शुरू किया। ये बिज़नेस शुरू कैसे किया कि जॉब बहुत बढ़िया थी मेरे हस्बैंड की, जनरल मैनेजर थे उसमें एक कॉरपोरेशन में, और बच्चे मेरे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, चंडीगढ़ के जो टॉप स्कूल हैं उनमें। मतलब जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है, कहते हैं ना सेट हो गई लाइफ, तो वो वाली थी हमारी लाइफ। ऑफिस का भी मकान था, अपना भी मकान था, ऑफिस की भी गाड़ी मिल रही थी, हमारी भी अपनी गाड़ी थी। तो हम सोचते थे कि हमारे को लाइफ में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब पहली बार 97 मैं, इनके दोस्त ने USA से कुछ कागज़, इस बिज़नेस की डिटेल्स भेजी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। दूसरी बार एक ऑस्ट्रेलिया से इनके कुलीग के बेटे ने कागज़ भेजे कि ये बिज़नेस आएगा इंडिया में, आप कर लेना। तब भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरे को ना एक अंदर ही अंदर एक कसक रहती थी, वो ये कि जॉब बहुत बढ़िया थी, रिस्पेक्ट थी खूब, स्टेटस बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या था कि टाइम नहीं था। बहुत बिजी रहते थे, जाने का टाइम फिक्स होता था लेकिन आने का कोई टाइम नहीं होता था। टूरिंग जॉब बहुत ज़्यादा थी। तो मैं हर टाइम ना भगवान से, जैसे क्या होता ना मन में कि हे भगवान, कुछ ऐसा काम हो जाए कि भी इनको नौकरी पर ना जाना पड़े, ज़्यादा ज़्यादा टाइम हमारे साथ बीते। शायद परमात्मा ने मेरी ये बात सुन ली। एक बार एक दोस्त ने ही ये बिज़नेस हमारे घर में आके हमारे को ऑफ़र किया, और उस समय इन्होंने प्लान नहीं देखी, सिर्फ इतने चाय ख़त्म हुई, इतने इन्होंने हाँ भर दी। और जब मेरे से पूछा कि ओम बिज़नेस करना है, तो मैंने कहा आपने MBA की हुई है, आप जॉब में जो बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हो, तो मैंने कहा मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है, बिज़नेस तो आदमियों का काम है, आपने करना है आप कर लेना। और ये कह के मैंने जो है इनको कह दिया ठीक है, उन्होंने टोकन मनी दे दी, और इस तरीके से हमने बिज़नेस ज्वाइन किया। जब आप कोई चीज़ सोचते हो तो परमात्मा आपकी ज़रूर मदद करता है। ये मैंने महसूस किया है कि परमात्मा की विशेष कृपा थी, इसलिए ये बिज़नेस हमने ज्वाइन किया 3 बार। कई बार लोग फॉर्म भरते भरते, साइन करते करते रह जाते हैं, टेलीफोन की घंटी बज जाती है, बच्चा रो पड़ता है, गेस्ट आ जाते हैं, होता है ना ऐसे ही बहुत बार। लेकिन करता वही है जब परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा होती है। हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा हमारा इंजीनियरिंग करके अभी ISB हैदराबाद से उसने MBA किया है, पिछले वीक ही आया है वो। हमारी बेटी जो है ना वो MPhil साइकोलॉजी में किया है उसने। हमारा छोटा बेटा वो भी MBA कर रहा है दिल्ली से। तो हमारी ना लाइफ बिल्कुल सेट थी, और हम सोचते थे कि भाई बिल्कुल अब कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन जब ये बिज़नेस आया, और क्या हुआ कि जब कोई चीज़ काम शुरू करते हो तो साथ में कुछ दिक्कतें आती हैं ना, तो हमारे को भी दिक्कत आई। और वो दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि पहले टाइम कम था नौकरी से, और अब जो टाइम थोड़ा बहुत मिलता था वो बिज़नेस में लगने लग गया। तो मेरे को फिर वही होने लगी दिक्कत कि भाई जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ये बिज़नेस करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये मेरे को जो है ना, इन्होंने मेरे को बहुत मॉरली सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, कि इन्होंने जो है ना कहा कि तुम्हारा एक ड्रीम है कि मेरे को टाइम मिले जॉब से, तो कहते हैं उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर इस तरीके से हमने धीरे धीरे बिज़नेस शुरू किया। मैंने पहली बार बिज़नेस देखा था
जब हमने ज्वाइन किया तो उसके 15 दिन के बाद। और वो भी कैसे देखा, हमारे घर होम मीटिंग हो रही थी और उसमें एक इंजीनियर आए थे प्लान दिखाने के लिए। लेडीज़ का, एक हाउसवाइफ का क्या काम होता है ना, गेस्टों को संभालो। तो मैं चाय पानी में लगी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने 4 बंदे अपने कुलीग बुला रखे थे कि भाई मीटिंग में ज़रूर आ जाना, मेरे घर मीटिंग है। उनमें से जब प्लान चल रही थी, एक ने उसी टाइम ज्वाइन कर लिया, एक ने 2-3 महीने बाद ज्वाइन किया और बाकी ने आज तक ज्वाइन नहीं कर लिया। जिसने उसी टाइम ज्वाइन किया था वो आज प्लेटिनम है, जिसने 2-3 महीने बाद किया वो फाउंडर प्लेटिनम है, और उनके नीचे कई प्लेटिनम है, गोल्ड प्रोड्यूसर हैं, सिल्वर्स हैं, काफ़ी बड़ा ग्रुप है उनका। और जब मैं मीटिंग में बैठी नहीं तो मुझे समझ क्या आना था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और मैं ये सोचती थी कि जो है ना, ये तो आदमियों का काम है और मैं कुछ नहीं मतलब सपोर्ट करती थी मॉरली, लेकिन कोई एक्टिवली कोई काम मैं नहीं करती थी बिजनेसमैन के साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब इसको ज्वाइन कर 1.5 महीना हुआ था तो मेरे हस्बैंड एक सेमिनार में गए, जैसे सेमिनार में आज आप लोग आए हुए हो। ये वहाँ से जब वापस आए रात को 2 बजे, दिल्ली होता था उस टाइम, चंडीगढ़ में सेमिनार नहीं होता था। तो जब ये वापस आए वहाँ से, इनके चेहरे पर ना एक चमक थी, एक खुशी थी, एक एक्साइटमेंट थी। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैं बड़ी ना हैरान हुई इस बात को देख के कि ऑफिस से जब ऑफिस की मीटिंग से आते थे तो थके हुए, चिड़चिड़े से, एकदम से जो है किसी से बात नहीं करनी, ऐसे इनका मूड होता था। तो मैंने कहा जरूर ये कोई बिजनेस ऐसा है जो मेरे हस्बैंड को खुशी दे सके। और फिर मेरा जो दूसरा ड्रीम था वो ये था कि ये जैसा भी बिजनेस है मैं इसको इनके साथ करूँगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को खुशी दे सकता। और हमने जो है ना फिर ये मिल के किया। वैसे एक बात है कि जब कोई चीज़, यहाँ का जो माहौल है इस माहौल को आप जाके घर बता सकते हो अपने लाइफ पार्टनर को। ऐसे ही हुआ था। दैया साहब ने बताने की कोशिश करी थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि जो फीलिंग्स इस बिजनेस में है, यहाँ पे जो इस माहौल में है, जो एक्साइटमेंट यहाँ पे है, जो खुशी यहाँ पे है, वो आप शब्दों में उसको नहीं बता सकते, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे करते हैं ना कि गुड़ कितना मीठा है, कितना रवा है इसके अंदर, वो कब होता है जब आप उसको टेस्ट करोगे। ऐसे कैसे पता चलेगा पानी गर्म है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा आपको? जब उसको आप टच करोगे, उसमें उंगली डाल के देखोगे। इस जो मीटिंग है आज की, इसमें भी यही है। अगर आज आपको ये लगता है कि हमने किसी को बताना है तो उसको मीटिंग में ले आओ, सबसे आसान तरीका, आपकी जो ना सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। और मैंने जो ना कई महीने बाद ये मीटिंग अटेंड करी और आज मैं महसूस करती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अगर मैं पहले कर लेती तो शायद हमारा बिजनेस और भी बड़ा हो जाता। वैसे यहाँ पे शादीशुदा होते हुए सिंगल कौन कौन आए हैं? मेरी आप लोगों से एक सिंसियर सलाह है कि ऐसे है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है। अगर आप दोनों, ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर फिजिकली आपके साथ काम करे, लेकिन वो आपको, उसको ये पता है कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं या मेरी वाइफ क्या कर रही है, वो आपको मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप लेट घर जाओगे तो आपको ये नहीं है कि भाई जो ना आप कहाँ गए थे, ये आपको सुनना नहीं पड़ेगा। अपने जो ना पार्टनर को जरूर इस मीटिंग में लेके आए, कोई सी भी मीटिंग हो, उसका जो ना देखना कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। और एक बार 10 नवंबर 1999 की बात है, छुट्टी का दिन था, इन्होंने शिमला मीटिंग रखी हुई थी। तो उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। मैं चुप थी क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो थोड़ा लेडीज को इमोशनली होता है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा, हो सकता है कि हम अगले साल विदेश में ये सालगिरह मनाएं। तो हमने कहा ठीक है। शायद परमात्मा ये बात सुन रहे थे। 10 नवंबर 2000 में हम बैंकॉक गए और वहाँ पे जो ना हमने वेडिंग एनिवर्सरी मनाई। इसलिए आप जब भी सोचो अच्छा सोचो कि पता नहीं परमात्मा आपके कहाँ बैठ के बात सुन रहा है। आप जो भी सोचोगे अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, परमात्मा जरूर पूरी करते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टाइम की मेरे को दिक्कत होने लग गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को मेरा बताया ड्रीम कि टाइम फ्रीडम, तो मैंने इनकी मदद करी, मेरे बच्चों ने भी इनकी मदद करी। और अभी 18 नवंबर 2005 को इन्होंने प्री रिटायरमेंट ले ली है। फुली ये जो है पूरी तरह से इनका सारा टाइम हमारे साथ बीतता है। हम जब मर्जी सो के उठते हैं, जब मर्जी हम जो है ना सोते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं। मतलब कोई अब बॉस की वो नहीं है, ऐसे होती है ना, बॉस का डंडा सिर पर नहीं है कि आपने ऑफिस जाना ही जाना है, मंडे को सुबह 9 बजे पहुँचना ही है। वो वैसी बात नहीं है, सिर्फ इस बिज़नेस की वजह से। अगर ये बिज़नेस हमारी लाइफ में नहीं होता तो शायद हम जॉब कर रहे होते, मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ी नहीं होती।
और इस बिज़नेस के हमारे इतने रिवार्ड्स हैं कि जितने भी गिनो उतने ही कम हैं। जब हम प्लेटिनम बने फर्स्ट टाइम, तो प्लेटिनम फोरम में हम गए और वहाँ 3 दिन का स्टे 5 स्टार होटल में। मेरे हस्बैंड जनरल मैनेजर, 24 साल की जॉब हो चुकी थी, मेरे को कोई 5 स्टार होटल में नहीं ठहराया था। लेकिन इस बिज़नेस में हमारे को 5 स्टार होटल में ठहराया, खाने पीने का ध्यान रखा जैसे किसी राजा रानी का रखते हैं, और वो क्षण हम कभी भूल नहीं पाते आज तक। इतने मतलब इस बिज़नेस ने इतना कुछ दिया है। हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप, मेरा बड़ा बेटा पहले इनसे बहुत डरता था, ये बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद विनर्स इंटरनेशनल की जो टिप्स हैं, बुक्स हैं, सेमिनार्स में हम आए, तो हमारे इनका एटीट्यूड चेंज हुआ, मेरे बच्चों का चेंज हुआ। और आज मेरा जो बेटा है वो एक जो है ना फादर नहीं, एज ए फ्रेंड आपस में जो ना बात करते हैं, रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्या इस चीज़ की आप कीमत लगा सकते हो? हैं? क्योंकि बच्चा अगर बाप के साथ फ्रेंडली नहीं रहेगा तो बताओ, मतलब बच्चा शेयर नहीं कर सकता पेरेंट्स के साथ कोई बात। सेहत की तो मैं क्या बात बताऊं आपको कि मैं बहुत बीमार रहती थी। न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स ने मेरे को जो है ना ये कर दिया कि आज हम सुबह 8 बजे के चले हुए हैं, हमने सुबह न्यूट्रलाइट ली थी, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने लंच नहीं किया, लेकिन फिर भी हम एक्साइटेड हैं, हमारे चेहरे पर कोई थकावट नहीं है। आपको लग रहा है? आपको लग रहा है कि हम थके हुए हैं? ये सब न्यूट्रलाइट का कमाल है। अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो कहाँ से न्यूट्रलाइट खाते? सिर पकड़ के इतने लंबे सफर में तो सिर पकड़ के 4 दिन तक बिस्तर से नहीं उठना था। और दोस्तों की तो बात ही नहीं है, इतने अच्छे दोस्त हैं। आप लोग बताओ, हमें क्या पता था कि यहाँ पे इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे हमारे को। इस बिजनेस का ही तो कमाल है ये, है कि इतने 600 किलोमीटर दूर से हम यहाँ आए हैं। ये आपकी जो है ना प्यारी तो खींच के लाया है हमारे को यहाँ पे। सबसे बड़ा इस बिजनेस से जो मुझे पर्सनली फ़ायदा हुआ है, ये तो मैंने अभी औरों का ही बताया था, जो मुझे हुआ है वो ये कि मैं पहले ऐसे नहीं बोल सकती थी, लेकिन इस विनर्स इंटरनेशनल इतना अच्छा सिस्टम है, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि इसने टेप और सेमिनार्स, बुक्स ने मेरे को जो ना धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ पहुँच गई। मैं किसी अनजान लेडी से भी बात नहीं कर सकती थी, आदमी तो बहुत दूर की बात है, दैया साहब घर में नहीं होते तो मैं कहती थी जब वो आएंगे तो आना। लेकिन आज जो भी मेरे को देखता है वो ये कहता है कमाल है, आप बोलने लग गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सिर्फ इस बिज़नेस की वजह से। इस बिज़नेस में इतना हम इसको एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इसका कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं अपने हस्बैंड को, जो मेरे हस्बैंड तो है ही है, साथ में मेरे गुरु भी हैं, मेरे लाइफ पार्टनर हैं, और इस बिज़नेस में सारी उन्हीं का ही किया हुआ है। मैं तो पीछे से मॉरली इनको जो है ना सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, बताओ। अगर आप जब हम बिजनेस ज्वाइन किया उससे पहले आप इनको मिलते और आज का जो डिफरेंस देखते तो पहचान नहीं पाते आप। मतलब इवन हमारे क्लोज रिलेटिव्स भी, जो वैसे तो हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम है पर लेकिन हम फॉलो नहीं करते, डे 1 से पर्दा नहीं है, बट फिर भी इनका ऐसा हाल था कि कोई आ भी गया रिश्तेदार, देख भी लिया 2 बार, फिर भी तीसरी बार आएगा तो पूछेंगे कौन है, पता ही नहीं चलता था। एंड नाउ अब इमेजिन नहीं कर सकते आप कितना डिफरेंस हुआ। मेरे को पता है क्योंकि मैंने देखा है ना, ऐसा आपने नहीं देखा है। ये इस बिजनेस का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये रिजल्ट आता है बिल्कुल। और क्या बात करें बिजनेस की, तो जितनी बात की जाए उतनी थोड़ी है। बहुत ग्रेट इंडियन फिलोसोफर हुए हैं महर्षि पतंजलि, और महर्षि पतंजलि ने ना, मैं अभी कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, महर्षि पतंजलि की एक स्टेटमेंट थी, वो कहते हैं जब आप किसी बड़े उद्देश्य या किसी विशेष प्रोजेक्ट से प्रेरित होते हो, इंस्पायर होते हो, तो आपका विचार बंधन मुक्त हो जाते हैं, आपका दिमाग इट ट्रांसजेंड्स लिमिट्स, मतलब लिमिटलेस हो जाता है, ये सीमा रहित हो जाता है, और आपका जो विवेक है वो हर दिशा में बढ़ता है, और आप अपने आप में एक बहुत बढ़िया, ग्रेट और एक अद्भुत, एक नई तरीके की दुनिया में आप महसूस करते हो अपने आप को। जो आपकी शांत पड़ी हुई शक्तियां हैं, जो डोरमेंट हैं,
या जो आपकी फैकल्टीज हैं, जो जो डोरमेंट हैं, या जो प्रतिभाएं आपकी छिपी हुई हैं, वो पुनर्जीवित हो जाती हैं और आप अपने आप को एक इस तरीके का इंसान पाते हो जैसा आपने अपने बारे में भी सोचा नहीं था कभी। आप इस बिजनेस के बारे में सोचते हो कभी? आप सोचते हो कभी, आई मीन व्हाट ए वंडरफुल प्रोजेक्ट, व्हाट ए ग्रेट प्रोजेक्ट? पर लेकिन मैं बात तो कर रहा हूँ, पर नए आदमी कितने हैं? काफ़ी सारे हैं। आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा काम ये समझना। मैं लेकिन जब पहली बार आया था तो मैं भी सोच रहा था यार ये क्या है, कैसे है, क्यों है। मैंने ज्वाइन तो बताया, इन्होंने कर लिया, ऊपर वाले की मर्जी थी इसलिए ज्वाइन कर लिया। अदरवाइज जब पेपर्स आए स्पेसिफिकली मेरे पास 2 कंट्री से, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट प्लेसेस से, हमने बॉदर ही नहीं किया। और एक दिन छुट्टी वाले दिन एक दोस्त आए और उन्होंने जब तक चाय पी उतनी देर में मैंने ज्वाइन कर लिया। इट टुक हार्डली 5 मिनट्स टू 5 मिनट, प्लान नहीं देखी मैंने, बस उस दोस्त की आंखों में देखा। उसने मेरे को ये लगा दोस्त है यार गलत थोड़ी बताएगा, क्या है इसमें, था क्या, आई थिंक थोड़ी सी अमाउंट जिसमें खोने का डर नहीं, ना चलेगा तो 90 दिन है ना, और 90 दिन भी ना हो तो कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं कि जो बहुत भारी नुकसान हो जाए। मोबाइल की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट ज्यादा है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कम है। मुझे लगता था यार ना चलेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, और चल जाएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी। देयर वाज नथिंग टू लूज, सो आई सेड यस, नो प्लान, नथिंग। जब प्लान देखी थी कुछ दिन के बाद तो कंफ्यूजन हुआ था, और कंफ्यूजन क्या था कि मैंने MBA की हुई है, मैंने फिजिक्स ऑनर्स पढ़ा हुआ है, मैंने लॉ पढ़ी हुई है, मैं कई हज़ार करोड़ रुपए का टर्नओवर मैनेज करता था जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था। मुझे ये तो है ही नहीं है, हो कैसे सकता है। और मैं जब प्लान देखने के बाद आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि कैच क्या है इसके अंदर, क्या कैच है इसमें। और मैं अपनी अपलाइन से पूछता था कैच क्या है इसमें, कहता कैच इसमें बताऊं क्या है, कहता इसमें कैच कोई नहीं है, यही कैच है। बट थोड़ा सा मन में संशय हो तो बड़ा मुश्किल हो। अब नए आदमी से बात करो ना, मैंने कहा नहीं फिर भी कुछ तो होगा ना, इतना पैसे कैसे कमाया जा सकता है, इतना सारा सब कुछ कैसे मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं, एफर्ट, पार्ट टाइम, और 6 से 12 महीने में आप कहते हो 40-50 हज़ार रुपए की इनकम, और 2 से 5 साल में आप कहते हो कि भी लाखों रुपए कमा सकते हो। मैंने कहा कुछ तो है इसमें, कुछ ऐसा तो। कहता कैच है अगर आपको समझ में आ जाए तो। मैंने कहा क्या है, कहता इट इज नॉट ऑब्वियस, ये बिजनेस दिखता नहीं है, यही कैच है इसके अंदर। कहते समझ में आ जाए तो फिर हमारा नंबर किसने आने देना था, कहते मिडिल क्लास का नंबर किसने आने देना था इसमें। कहता ऑब्वियस नहीं है ये। तो मैं नए आदमियों से बात ये कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आज अभी तक जितना सुना कोई बात नहीं ऑब्वियस हुआ, नहीं क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, रिसर्च इट मोर। जब मेरे पास दोस्त आया था, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, मैं ना भी कह सकता था, मैं हाँ भी कह सकता था। 4,500-5 हज़ार रुपये बचा भी लेते ना करके। जिंदगी में क्या कर लेते 4,500-5 हज़ार रुपये से, क्या कर लेते। एक और नया सूट सिल सकता था शायद, कोट बढ़िया क्वालिटी का, वो भी नहीं, मीडियम सी क्वालिटी का, या बच्चा कोई मांगता तो शायद उसको किसी अच्छे ब्रांड के जूते दिलवा देते इतने रुपए के। और क्या कर सकते थे, बैंक में डाल के तो कुछ होना नहीं 4,500-5 हज़ार रुपये से, क्या कर लोगे। शेयर मार्केट में घुसने नहीं देगा 4,500-5 हज़ार रुपये से। प्रॉपर्टी डीलर से आपने किसी रियल एस्टेट बिल्डर से 5,000-4 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, हो गया कुर्सी पे से खड़ा हो जाए, जगह छोड़ दे। एनीबडी इन रियल एस्टेट है कोई ऐसी प्रॉपर्टी 4-5 हज़ार रुपए लगा करके कुछ लाखों रुपए कमाए जा सकते हो। था क्या इसमें क्या कर लेता, मैं बचा भी लेता तो। मान लो नया आदमी नहीं भी करेगा तो कर क्या लेगा 4,500-5 हज़ार रुपए से आजकल के जमाने में। पता नहीं मुझे क्या हो सकता है, कुछ और बेटर आइडियाज हो तो हो आप लोगों के पास, पर मेरे हिसाब से 5-4 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता लाइफ में। पर लेकिन यहां जिंदगी चेंज हो सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है, हिडन पावर है इसके अंदर जो दिखती नहीं है इसके अंदर। और इफ यू कैन वर्क द प्लान, सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं इसके अंदर। जैसे मेरी वाइफ ने बताया, मैं जब ये बिजनेस हमने ज्वाइन किया, दोस्त के लिहाज में कर लिया, कुछ नहीं तो खोने को कुछ है नहीं, चल गया तो बहुत बढ़िया, ना चला तो भी कुछ नहीं जाता।
और ये सोच के किया था, लेकिन एक सेमिनार में गए, वहाँ उससे पहले, वहाँ जाने से पहले मैं ना हेजिटेट करता था, क्या करें यार लोगों से बात, छोटा सा बिजनेस 5-4 हज़ार रुपये का, मुझे लगता था ये तो कोई क्या कहेगा मुझे, इस स्टेटस पे जाकर के आप ये ऐसे काम करने लग गए। मुझे लगता था यार टाइम तो है ही नहीं ना मेरे पास, मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना बिजी है ना जॉब में दूसरे के लिए काम करते हुए। मुझे लगता था क्या कैसे कर लेंगे इसको। बहुत सारे और भी डाउट थे, पता नहीं कंपनी का क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे, पता नहीं क्या क्या मन में आती थी, अब मैं कहता हूँ उल जुलूल बातें आती थी, पर लेकिन डाउट्स थे। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर डाउट आते हैं तो परफेक्शन नहीं हो सकती, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं हो सकती, तो उसका इलाज क्या होता है, डाउट दूर करो, कंफ्यूजन है तो उसको क्लैरिफिकेशन करो, आप विश्वास नहीं है विश्वास करो, उसके लिए जो रिसर्च करनी पड़े करो। तो एक इसी प्रोसेस में मैं एक सेमिनार में गया, और उस सेमिनार में जाने के बाद मैंने देखा वहाँ स्टेज पे कुछ आदमी ऐसे जो मेरे से ज़्यादा बिजी थे, जिनके पास मेरे से ज़्यादा टाइम था, मतलब मेरे से ज़्यादा बिजी थे, मेरे से सीनियर पोजीशंस में काम कर रहे थे, मेरे से कम टाइम था उनके पास, और मेरे को लगा ये कर रहा है, इसके पास टाइम कहाँ से आया। इसका मतलब ये है कि टाइम का मेरे को गलतफहमी हो रही है, इसमें भी जितना कम टाइम है उसमें भी किया जा सकता है ये। मुझे लगता था मेरे स्टेटस का नहीं है, स्टेटस की वजह से अब तो मुझे डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो गई है। स्टेटस पता है क्या होता है, स्टेटस का मतलब आप वो चीज़ें खरीदते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उस पैसे से जो आपके पास है नहीं, उनको प्रभावित करने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में मैटर नहीं करते। तो मेरे को लगता था यार ये स्टेटस उस टाइम था, लेकिन ये तो अब क्लियर हुई ना चीज़ें, मेरे स्टेटस का नहीं है ये वो पता नहीं क्या कर। वहाँ जब मैंने देखा कि मेरे से ज़्यादा स्टेटस के लोग, मैं सोचता था कि शायद इसको वो करता है जिसका काम नहीं चलता होगा, कोई जॉब में खतरा हो रहा हो या कुछ और हो रहा हो, मैंने कहा। लेकिन उस सेमिनार में गया, मैंने वहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल्स देखे जो मैंने सोचा तो था कि भी कर लें कुछ ऐसा, कोई अमेरिका से है, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, अपने प्रोफेशंस छोड़ के इंडिया में आ गए इस बिजनेस करने के लिए, और मैं कोने में छिपा हुआ देख रहा, कोई मेरे को ना देख ले, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि यार ये लोग विदेश छोड़ के आ गए इस बिजनेस को करने के लिए। मुझे सेमिनार में केवल एक ही बात समझ में आई थी कि मेरे को बिजनेस समझ में नहीं आया है, इसमें कुछ बड़ा है जो तेरे को दिख नहीं रहा है। जो वो कैच मेरे दोस्त बता रहा था, इट इज नॉट ऑब्वियस, मेरे को समझ में आया कि हाँ ये दिख नहीं रहा है भैया। ना समझ में आए कोई बात नहीं, समझ में आने से काम नहीं होता कुछ भी, लॉजिक से नहीं ज्यादा बात होती, दिमाग बहुत ज्यादा नहीं काम करते होते, इमोशन से ज्यादा बड़े काम हो जाते हैं। ऐसे ही कर दो ना काम तो हो जाते हैं। और मैंने कर लो, जब इतने लोग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ले लो छोटे छोटे कदम, छोटा सा डिसीजन, छोटे छोटे कदम। और लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जॉब भी मैं छोड़ दूँ, इतनी हाई प्रोफाइल जॉब। जॉब वॉज परफेक्टली फाइन, मतलब वंडरफुल जॉब। लेटली जब मैंने जॉब छोड़ी है तो मैं चीफ जनरल मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा था इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर 4000 करोड़ का है, जिसमें से आधे से ज़्यादा मैं हैंडल करता था। हजारों आदमी मेरे को रिपोर्ट करते थे और हाई प्रोफाइल, मतलब मीटिंग्स होएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बट पहले दिन नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, पहले दिन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस नहीं है ना बिजनेस। सेमिनार में गए, थोड़ा सा हुआ कि भी कदम लेते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं। सिस्टम की पावर धीरे धीरे समझ में आई, पहले नहीं मुझे आती थी, मैं सोचता था ऐसे ही सेमिनारों में बुलाते हैं, पावर ऑफ एसोसिएशन और कुछ और चीज़ें वहाँ पे समझ में आई, कोई क्लैरिटी होने लगी कि भी हाँ प्रोडक्ट्स के बारे में डाउट्स होते थे, ट्रेनिंग्स ली और कुछ यूज़ करके देखे, तब इनके बारे में पता चला कि भी हाँ कुछ है। अद्भुत सी बातें मेरे साथ जब हमने बिजनेस शुरू किया ना तब हुई थी। हाँ, अद्भुत क्या हुई कि एक बार ना सेमिनार से आए और हमने कहा करते हैं यार इसको, जो फिर इसमें है क्या, और प्लान दिखाने के लिए मैं नहीं दिखाता था प्लान। रीज़न बड़ा सिंपल था, मेरे को स्टेटस प्रॉब्लम थी और मैं अपलाइन को बोलता था कि भाई मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं बोर्ड नहीं उठाऊंगा, और मेरे अपलाइन बड़े स्मार्ट थे, बोला कोई बात नहीं मैं उठा लूँगा। और थोड़े से दिन के बाद मैंने सोचा यार बिजनेस करना है तो प्लान तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ओनरशिप तो आ ही नहीं सकती ना प्लान के बगैर। धीरे धीरे उन्होंने मेरे को उस पर चढ़ा दिया और हमने प्लान दिखा के आ रहे थे, अम्बाला से चंडीगढ़ जा रहे थे, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्साइटेड थे, एक्साइटेड
वैसे जब आप करोगे ना इसको प्रॉपरली दिल से, एक्साइटमेंट अपने आप आ जाएगी। और गाड़ी उनकी थी, मेरे अपलाइन की, और गाड़ी चला मेरा था, और मेरे को डिवाइडर नहीं दिखा एक्साइटमेंट में, और आई मीन जस्ट बैश्ड इनटू द डिवाइडर, और एक मतलब चोट लगी, मेरी उंगली में फ्रैक्चर हुआ, उनको भी चोट लगी, उनको मैंने दूसरी गाड़ी में बिठाया भेज दिया। और हमारे जो अपलाइन डायमंड हैं, अब उस टाइम अपलाइन प्लेटिनम थे, वो रात को आ गए 11 बजे वहाँ पे। मैं प्रॉपरली पहली बार उनसे तब मिला था। मैंने कहा यार ये तो कुछ और बात है, यहाँ लोग बिजनेस में इतना भी ध्यान रखते हैं, ऑफिस में तो एक्सीडेंट हो जाए तो बॉदर ही नहीं करते। और उसकी वजह से थोड़ा सा और हमारी इसमें ये हुआ कि दिस इज समथिंग मच बेटर। बट कुछ दिन मतलब जब ये एक्सीडेंट हुआ, छुट्टी ली मैंने और मैं घर पे था, तो मेरे जो जानने वाले मित्र थे जिनको ये बस बिजनेस पसंद नहीं था, वो कहते पता है एक्सीडेंट क्यों हुआ? नहीं क्यों? बोले एमवे की वजह से। डू यू सी एनी रिलेशनशिप इनटू दिस? मैंने बोला भाई साहब, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को तो ना समझ में ही नहीं आई कि हुआ क्यों। समझ में आ जाए तो एक्सीडेंट थोड़ी होता है, बचा लेगा आदमी। एंड मैं वहाँ पे पास ही जो एक रेस्टोरेंट था उस पर मैं बैठ गया कि भाई अब गाड़ी को हटवाएंगे या कुछ और होंगे, थोड़ा सा रिकवर करें इससे, बड़ा शौक सा लगता है जब एक्सीडेंट हो। तो मैं उससे पूछ रहा था, होटल का जो मालिक था, मैंने कहा यार तुम यहाँ देख रहे थे, तुम्हें पता चला मेरा एक्सीडेंट कैसे क्यों हुआ? कहते बाबूजी यहाँ तो रोज होते हैं। कहता 49वां एक्सीडेंट है जब से डिवाइडर बना है आपका। अब मैं अपने दोस्त को ये पूछ रहा था कि भाई साहब वो 48 आदमी जो मेरे से पहले एक्सीडेंट करके क्या एमवे डिस्ट्रीब्यूटर थे वो? बट लोग रिलेट कर लेते हैं इस तरीके से। और जैसे मेरे साथ दिक्कत समय की आती थी, और उस टाइम मेरे को लगता था कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, कमिटमेंट थी जॉब में कि भाई ये तो कैसे होगा, इस तरीके से समय कहाँ है। बट धीरे धीरे मेरी समझ में आई। वैसे आप यहाँ पे है कोई आदमी जिसको लगता हो टाइम की दिक्कत है? वैसे आपको मिलते हैं आदमी ऐसे जो कहते हैं टाइम की दिक्कत है? खूब मिलते हैं। पहले तो मैं भी कहता था। पता है टाइम की प्रॉब्लम किसको होती है? जिसको टाइम का मतलब नहीं पता, who doesn't know the value of the time, उसी को प्रॉब्लम होती है। आप ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा की बात करें, अंबानी की बात करें, या इनकी बात करें, आप किसी से जाके बात करो ना, ये एक और प्रोजेक्ट है, नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस तरीके से है, मतलब आई मीन दिस एरिया न्यू एरिया। सो जैसे अब टेक्नोलॉजी मोबाइल और इसमें है, कोई और इस तरीके का आ जाए, वो बोलेगा उनमें से कोई टाइम की दिक्कत है नो, वो सोचेगा बिल्कुल ही नहीं बॉदर करेगा। ओके शो मी व्हाट इज द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट आर द रिटर्न्स। कहता टाइम तो खरीद लेंगे ना, क्या दिक्कत है? खुद थोड़े मोबाइल इंजीनियरिंग करने की जरूरत है मोबाइल कंपनी चलाने के लिए। बट हैव यू एवर सीन एनीबडी जिसके पास, कोई भी आदमी जिसके पास 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो एक दिन में? बट लेकिन आपको कोई ऐसा भी आदमी नहीं मिलेगा जिसके पास 24 घंटे से 1 मिनट भी कम हो। सबके पास बराबर है टाइम। लोग पता है टाइम कहां देखते हैं? लोग ना टाइम यहां देखते हैं, इसमें घड़ी में। टाइम की अवेलेबिलिटी घड़ी में नहीं होती, टाइम की अवेलेबिलिटी यहां होती है दिमाग में। हाउ यू वैल्यू इट, आप कितनी कदर करते हो समय की। मैं भी कुछ दिन अभी वेरी ऑन माई वे बैक में बुक में पढ़ रहा था मैं, समय और पैसा दो चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है समय और पैसा। इन दोनों में से बड़ी कौन सी चीज है? आप ना बाहर जाकर के पूछोगे, आप इस हॉल में बैठे हो इसलिए समय बोल रहे हो, आप बाहर जाकर के पूछना बोले समय तो क्या जरूरत है? कहता पैसा चाहिए, पैसा बड़ी चीज है। बट जस्ट थिंक ऑफ इट। हो सकता है कईयों के मन में यहां भी बैठे हुए आ रहा हो कि नहीं पैसा ही बड़ी चीज है। आप सोच के बताओ, अगर पैसा गुम हो जाए आपका, कहीं नुकसान हो जाए शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में कहीं भी, क्या आप उसको रिकवर कर सकते हो कि नहीं? दोबारा कमा सकते हो कि नहीं? आपने जो समय वेस्ट कर दिया, जो ये कल का दिन चला गया, क्या दोबारा आ सकता है जिंदगी में? टाइम एक ऐसी कमोडिटी है जो सबके पास बराबर है, लेकिन कुछ आदमी इसकी कदर करते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं, कुछ आदमी इसके बारे में बॉदर नहीं करते।
हम करते क्या है समय का? सोच करके देखो कि भी हम करते क्या है इसका। या तो यूज करेंगे या वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे या कुछ ऐसा ही करेंगे ना, दुरुपयोग या सदुपयोग या कुछ उपयोग। बट एक बार मैंने एक सक्सेसफुल आदमी से सुना था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट मनी। कहता अगर आपके अकाउंट में रोजाना, बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये रोजाना आ रहे हों तो आप क्या करोगे? तो एक आदमी बैठा हुआ कह रहा था, बोला अकाउंट ही नहीं है मेरा तो बैंक अकाउंट है। कहते लेट अस अज्यूम खुलवा दिया आपका बैंक अकाउंट और रोजाना उसमें 86,400 रुपये आ रहे हैं और कंडीशन ये है कि जब बैंक बंद हो जाएगा तो ये पैसे आपके खत्म हो जाएंगे, आपके पास रोजाना आ रहे हैं, आप करोगे क्या उसका? आपने नहीं निकाले तो कुछ और नहीं आएंगे, उसका क्या करोगे आप? वहीं छोड़ दोगे या निकालोगे आप उसको? एक नॉर्मल सी बात है कि निकाल लेंगे वहां से, पर निकाल करके क्या करोगे? खर्च किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है दूसरे खाते में डाल करके, या इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी एसेट बनाए जिससे कि उसकी रिटर्न होनी शुरू हो जाए। बेटर कौन सी है? पता नहीं कब बंद हो जाएंगे वहां पे आने, पर आ रहे हैं अभी। कौन सा बेटर है? इन्वेस्टमेंट। सेंसिबल प्रोपोजिशन। पर 86,400 तो आपके बैंक में रोजाना आ रहे हैं। आपका ये जो बैंक है, जो डेली का बैंक है, रोजाना इतने मिनट सेकंड आपके पास आते हैं ना, 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 बाई मल्टीप्लाई बाई 60, 86,400 सेकंड आते तो है रोजाना। व्हाट डू यू डू विद इट? डू यू वेस्ट इट, इन्वेस्ट इट और सेव इट? समय सेव तो होता नहीं है। या तो कुछ लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इसका सदुपयोग मतलब उपयोग करते हैं। कैसे? कि जो रोजी रोटी कमाने के लिए समय लगता है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ इसमें से आप जरूर इन्वेस्ट करोगे बॉडी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। सोना एक तरीके से है, या खाना पीना ये है ताकि हम रिकुपरेट कर जाए, हम दोबारा से काम करने लायक हो जाए, एनर्जी लेवल बढ़ जाए हमारे को। बट बहुत सारा टाइम ऐसा है, उसके साथ क्या करते हैं हम? एंड व्हाट इज द बेस्ट वे? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्ट आपने किया तो ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, जैसे पैसा होता है, और उसकी ना रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो रिटर्न होती है पैसे की और समय की, दोनों ही होती हैं, और साथ में और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं साथ साथ। बट वेयर आर द रास्ते? कहाँ है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सके? समय जहां इन्वेस्ट कर सको, ऐसे रास्ते कहाँ हैं? हियर दिस इज ए वे। एमवे बिजनेस विद विनर्स इंटरनेशनल एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इसके अंदर, और रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये कैसे होगा ये नहीं समझ में आता। शुरू में मेरे को भी शुरू में नहीं आता था। मैंने अपनी जॉब में से कुछ समय निकाल करके, मैनेज करके जॉब में से तो चाहे कितना ही टाइम लगा दो, मैनेज किया टाइम, और वो घंटा 2 घंटा रोजाना का या वीकली वो 10-15 घंटे निकाले मैंने जैसे तैसे करके, और उसको मैं लगाने लगा इस बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर। अब 6 साल के बाद, ये लेवल लेने के बाद, जॉब से ज्यादा इनकम पे पहुंचने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। अब जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे मेरे जॉब में लग रहे थे, क्या मेरे पास आ गए कि नहीं आए? अवेलेबल हुए कि नहीं? ये कहां से रिटर्न आई? क्योंकि मैंने यहाँ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे, इनकम वहां से मेरे को स्टार्ट होगी, जॉब से ज्यादा होगी, आई हैव रिप्लेस्ड इट दैट। यहाँ पे क्योंकि पार्ट टाइम लगता है, वहां पे फुल टाइम लगता था। यू आर गेटिंग इट। एक बार मैं सोनीपत में प्लान दिखाने के लिए जा रहा था, और जिस नगर में, जिस कॉलोनी में हम जा रहे थे, थोड़ी नैरो लेन्स हैं उसके अंदर, और कुछ लोग ना सड़क नीचे जमीन में बैठे हुए, चादर वगैरह बिछाई हुई, और ताश खेल रहे थे। और मैंने हॉर्न दिया, हिले नहीं। मैंने खिड़की में से मुंह निकाला, मैंने कहा भाई साहब रास्ता देना थोड़ा सा। तो जो कोने पे था वो थोड़ा सा आगे यूं सरका, कहते जल्दी निकाल ले। मैंने कहा जल्दी क्या है? कहते टाइम नहीं है मेरे पास। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस विद द टाइम? हमारे इधर, हमारे उसमें शहर में जहाँ हम रह रहे हैं, पंचकुला, चंडीगढ़, वहाँ पे ना किसान मंडी लगती है सब्जियों की। सब्जी हफ्ते में इस एरिया, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे। बहुत सारे लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं, 3 घंटे लगाते हैं, छांट करके सब्जी लेके आते हैं, 1 दिन की या 2 दिन की। 2 दिन के बाद दूसरी मार्केट में जाएंगे, उनसे पूछो इस प्रोजेक्ट के बारे में,
कहते टाइम नहीं है। मैंने कहाँ लगाते हो? कहते सब्जियां लाते हैं। आई डोंट से इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम, बट द प्रायोरिटीज आर रॉन्ग। कर लो ना क्रिएट, सब्जी वाला फ्रेश सब्जी खेत में से तोड़ के आपके घर दे के जाएगा, फिर आपको ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां पे छांट करके बेस्ट मार्केट की आपके घर में आ जाएंगी। समय के बारे में मेरे को काफी क्लैरिटी हुई कि भैया समय सबसे ज्यादा कीमती है, समय को जितना यूज कर लो आपका है, ना तो चला गया, क्योंकि बैंक अकाउंट अगले दिन मॉर्निंग में खाली हो ही जाना है। और मेरे को एक थोड़ा सा स्किल्स का भी लगता था कि यार ये जैसे मेरे को प्लान दिखाने की बात थी कि मैं कैसे प्लान थोड़ा, वैसे एक्चुअली स्किल की तो कोई बात है नहीं इसके अंदर। जब इतने साल पढ़े, इतने चैप्टर पढ़े, इतने वो हुए, इतनी किताबें पढ़ी, और किसी भी एक किताब को उठाकर किसी भी किताब का एक चैप्टर ले गए, उसके 2 पन्ने, पता नहीं कितने रट्टे मारे थे एग्जाम देते। जब ये प्लान थी तो लग रहा था ये कैसे कर देंगे हम। अभी भी तो मैं कागज से ही बोल रहा हूं ना। मेरे को वहां नहीं समझ में आ रही थी कि प्लान भी तो कागज से बोली जा सकती है। फॉलोअप की स्किल थी एक, प्रोस्पेक्टिंग की स्किल का मेरे को लगता था मैं कैसे होऊंगा। तो मुस्कुराने में कोई दिक्कत होती है? फ्राउन करने में ज्यादा दिक्कत होती है। 68 मसल्स काम करती हैं, मुस्कुराते हो तो 14 मसल्स काम करती हैं, काम कम होता है और दूसरा खुश हो जाता है। प्रोस्पेक्टिंग है क्या? किसी को मुस्कुराए, हेलो कहा और हाथ मिलाए। मेरे को लगता था ये स्किल मेरे बस की नहीं है। स्किल्स की कुछ की आती थी दिक्कत, बट नाउ द थिंग इज क्या ये दिक्कत है? स्किल वही चीज होती है जिसको एक्वायर किया जा सके, और आदमी कोई भी आदमी कर सकता है। सो एनीबडी कैन डू इट। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, मेरे को लगता था ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, पर रीजन पता है क्या था कि उस टाइम तक मेरे को ये नहीं क्लियर पूरी तरह से हुआ था कि मैं कर क्यों रहा हूं ये। जिस दिन ये हो गया, ड्रीम लिख दिया कि भैया इसको मैं कर रहा हूं इसलिए कि एक बार ये लेवल हो जाए मैं जॉब छोड़ दूंगा। उस टाइम ना स्किल की प्रॉब्लम थी, ना टाइम की प्रॉब्लम थी, ना स्टेटस की प्रॉब्लम थी। रीजन नहीं हो तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जब अगर रीजन क्लियर हो जाए, आपका ड्रीम क्लियर हो जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, बहुत वंडरफुल है, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती। मैं बहुत ब्रीफली इसके बारे में आपसे, जो इस बिजनेस में है ऑलरेडी उसको जानते हैं, इस शेप को। और मैं जब पहली बार शुरू में हम गए तो लोग ऐसे करते थे स्टेज पे यूं, मैं ये क्या हो रहा है? बाद में समझ में आया डायमंड शेप है। डायमंड मीन्स फ्रीडम एंड डायमंड मीन्स एवरीथिंग। डायमंड मीन्स मोर देन मनी, डायमंड मीन्स बिगर देन लाइफस्टाइल, डायमंड मीन्स नॉट मियरली सक्सेसफुल, डायमंड मीन्स सिग्निफिकेंस। बहुत कुछ बड़ी चीज है, ये उसकी शेप है। बेसिकली बिजनेस भी यही है। इसमें डायमंड के ना 4 कोने हैं। एक जगह कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, एक जगह बिजनेस सिस्टम है जो आपको रास्ता ले करके देता है, एक जगह टीम है जो आपको उंगली पकड़ कर स्टेप बाय स्टेप चलाना सिखाती है, और एक जगह आप हो। 4 कोने हैं इसके। इसको कंप्लीट करना है, इस बिजनेस को कुछ भी अचीव करना है तो चारों के साथ काम करना पड़ता है। मतलब चारों के साथ आपको अपने साथ भी काम करना पड़ता है, कंपनी के साथ भी, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के साथ भी और टीम के साथ भी। और जो भी आदमी इन चारों के साथ जुड़ जाएगा इसमें अचीव किए बगैर नहीं रह सकता। कंपनी के बारे में आई होप आप लोगों ने सुन लिया होगा काफी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वैसे यूनिक थिंग। जो फाउंडेशन, जो फंडामेंटल्स हैं इसके, जो प्रिंसिपल्स के, जो जिसके बेस पे इन्होंने बनाया है, जो फाउंडर्स ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड, इट्स रियली ग्रेट। कितनी जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी है। और आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया कि कितने स्टेक्स हैं कंपनी के यहाँ पे इंडिया के अंदर? इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे और नहीं बिका तो किसका नुकसान है? कंपनी का। और बिक गया तो फायदा किसका है? हमारा। तो हु इज एट स्टेक, किसके आई हुई है? कंपनी के। तो पर लेकिन कंपनी प्रोडक्ट कौन से लाएगी? प्रोडक्ट वो लेके आएगी जो बिकेंगे, प्रोडक्ट वो लेके आएगी जो लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि कंपनी नोज द बिजनेस, एमवे नोज इट्स बिजनेस। 90 देशों में ऐसे ही नहीं सफल हुआ जाता। यहां तो 90 घरों में सफल होना मुश्किल हो जाता है। 90 देश शहरों की तो बात क्या करें हम। यहां तो ये कंपनी तो 90 देशों में। डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी, डिफरेंट क्रीड्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी,
सब जगह सक्सेसफुल है। यहां कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सक्सेसफुल है। आप इसका फायदा लोगे या नहीं लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो है। और इसने बढ़ना है, और इसने अभी 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ इंडिया में कर लेना है टर्नओवर, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 20,000 करोड़, व्हाटएवर, एनीथिंग इज पॉसिबल विद दिस, इस पॉपुलेशन लेवल के साथ। इसने तो ग्रो करना है। वैसे मैं बहुत बढ़िया जॉब में था, और अगर ये एमवे ना होती तो मैं जॉब नहीं छोड़ता। टू पुट योर रेस्ट ऑफ द, मतलब जो मेरे 5 साल और एक्टिव सर्विस के थे, वो यहाँ इस प्रोजेक्ट में मैं क्यों लगाता? अगर कोई भागने वाली या कोई हल्की या कोई लेस ट्रांसपेरेंट कंपनी होती तो आई वुड हैव नेवर पुट इट। मैंने ज्वाइन किया जब उसके बारे में, इस कंपनी के बारे में रिसर्च इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए एंड इंटरनेट एंड डिफरेंट सोर्सेज से। और कमाल की बात यह है कि जब मैं पहली बार प्लान देख के आया था तो इसका नाम नोट करके लाया था मैंने, घर तक जाते हुए बोल ना जाऊँ कहीं, क्योंकि उससे पहले नहीं देखा था मैंने इसके बारे में। ज्वाइन तो कर लिया था ऐसे ही, क्योंकि नुकसान तो था ही नहीं कुछ भी। और वहाँ आने के बाद मैंने मेरी MBA की 1973 का एडिशन था मेरे पास बुक का, मार्केटिंग का। मैंने 75 में MBA पास किया था। उसमें ना फिलिप कॉटलर की बुक थी मार्केटिंग के ऊपर। आप में से किसी ने पढ़ी फिलिप कॉटलर की बुक? सुनी है? 1973 का मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग का चैप्टर उसमें से निकाला, और डायरेक्ट मार्केटिंग में केवल एग्जाम्पल दिया हुआ था। 73 एडिशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या चेंज हुआ मुझे नहीं मालूम। उसमें केवल एक एग्जाम्पल था, और वो एमबे का था। व्हाट ए क्रेडिबिलिटी! इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। देखना आपने ये है कि आप इसका फायदा उठाओ या ना उठाओ। इसने बढ़ना है, इसके साथ बहुत सारे लोगों ने ग्रो करना है। आप भी हो सकते हो, आपके जानकार रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, विनर्स इंटरनेशनल, इट्स ए रियल इंडियन क्रिएशन। 19-20 डायमंड मिलकर के एक ऐसा बना दिया सिस्टम, आई मीन जो आपके बिजनेस, जो आपको इस बिजनेस से इंडिपेंडेंट कर दे, आपके बिजनेस को इंडिपेंडेंट कर दे। आप यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, शायद मेरे ग्रुप में से कोई भी ना हो, क्योंकि हमने इस एरिया में बिल्ड ही नहीं किया है। बट मैं ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़, पंचकुला से चल के आया हूँ आप लोगों को अपना विजन शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्यों? किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ विनर्स इंटरनेशनल। विनर्स इंटरनेशनल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप चढ़ोगे तो आप सफल हो जाओगे। एक सफलता का रास्ता जो इसके सक्सेसफुल लोगों ने अख्तियार करके और तय कर लिए सफलता की मंजिल, वो आप फॉलो करोगे। आपको 4 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स एंड डिफरेंट चीजें जो इसके अंदर हैं, या डायरेक्शन जो प्रोवाइड करता है, या अपलॉडिंग द स्पिरिट जो बात होती है, मैं वो ये विनर्स इंटरनेशनल करेगा। एनीबडी, मेरा ग्रुप है कुछ बॉम्बे में, और आज दोपहर को उन्होंने सेमिनार अटेंड किया है, मैं नहीं था वहां। मेरा ग्रुप है कुछ हैदराबाद में, मैं तो हैदराबाद में अब बेटे का दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन पे हम गए थे पहली बार, मेरी लाइफ में मैं पहली बार गया, पर ग्रुप है वहां पे हमारा। हु सपोर्ट्स दैट? विनर्स इंटरनेशनल। आप भी करोगे कहीं भी, किसी भी देश के हिस्से में, कहीं भी सपोर्ट हो जाएगा सिस्टम, सपोर्ट करेगा आपकी। तो वंडरफुल सिस्टम, टूल्स प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन आपको देता है, बट द रियल मैजिक लाइज इन द टीम। मुझे पता नहीं आप कितना इसको अंडरस्टैंड करते हो। 4 शब्द हैं, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ये तो सुना ही होगा आपने। लेकिन मैं जो टीम के बारे में समझता हूं, जो मेरे को समझ में आता है, मार्कंडेय पुराण के अंदर अभी नवरात्रे हुए तो शायद कुछ लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, या उसमें मार्कंडेय पुराण के अंदर माँ दुर्गा के उद्भव के 3 तरीके बताए हुए हैं, मतलब 3 वो हैं उसके चरित्र। तो उसमें जो मध्यम चरित्र है, जिसमें महिषासुर मर्दिनी के नाम से उसका उद्भव हुआ है, आप लोगों ने कभी ध्यान से सोचा उसके बारे में? कभी पढ़ा है? एक ऐसी स्थिति जिसमें बुराई यानी कि महिषासुर ने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया और काबू ही ना आए किसी के। ऐसी स्थिति के अंदर लोग, देवता लोग इकट्ठे होकर गए विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव के पास, और उन्होंने सारों ने अपना तेज, अपनी शक्ति इकट्ठी कर दी।
और जिसके पास जो चीज स्पेशल थी वो कंट्रीब्यूट कर दी। अग्नि या यम या सूर्य या इंद्र या वायु चंद्रमा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इकट्ठे हुए सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया। किसी ने अक्षमाला दी, किसी ने फरसा, किसी ने गदा, किसी ने वज्र, किसी ने पद्म, किसी ने धनुष, किसी ने कुंडिका, किसी ने शंख, किसी ने मधुपात्र, किसी ने सूल। एंड व्हाट केम आउट? अ न्यू फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो अविजित थी। मेरे को इससे बढ़िया टीम का एग्जाम्पल नहीं मिलता। मैं जो इसको परसीव करता हूं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप क्या परसीव करते हो, किसी की क्या इमोशंस हैं? इफ यू डिसएग्री इट्स गुड। इफ यू मेरा किसी की इमोशन हर्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है, बट मैं जिसको जो परसीव करता हूं उस चरित्र को, मध्यम चरित्र को, इट्स ए पावर ऑफ द टीम, दैट इज। और जो चीज, जो बीमारी, जो बुराई महिषासुर किसी के काबू नहीं आ रहा था, काबू कर लिया। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ टीम। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू टीम से सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड जापान की ग्रोथ के बारे में तो आपने सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। और जो इसका राइज हुआ है, इकोनॉमिक राइज हुआ है, व्हाट वाज द रीजन? द बिगेस्ट थिंग इन जापानीज कल्चर इज द टीम। टीम एक इज सच ए फोर्स। लेकिन इसमें अगर आप माँ दुर्गा का मध्यम चरित्र पढ़ते हो मार्कंडे पुराण के अंदर, तो उसमें आपको क्लियर होता है कि एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज बेस्ट। जो बेस्ट है उसकी वो कंट्रीब्यूट करता है। विनर्स इंटरनेशनल के अंदर, आपकी अपलाइन के अंदर जिसकी जो विशेषता है वो कंट्रीब्यूट करता है। और जो आउटकम होता है, किसी की ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं, किसी की मैनेजमेंट स्किल्स हैं, किसी की प्लान प्रेजेंटेशन बढ़िया है, किसी का फॉलोअप बढ़िया है, किसी का प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा मास्टरी है, प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कमांड है। एज ए टीम जब काम किया जाता है तो रिजल्ट आते हैं। इसमें ये चीज़ें तो ठीक है, बट आप अपने आप से कैसे जुड़ें, ये एक बड़ा ज़्यादा टीडियस सा काम होता है। आदमी सोचता है अपने आप से क्या जुड़ना है, तो जुड़ा ही हुआ तुम, बट इट टेल यू आदमी अपने आप से ही नहीं जुड़ा हुआ होता। आदमी को अपनी शक्ति का नहीं पता होता, अपनी ताकत का नहीं पता होता। और मेरे हिसाब से अपने आप से जुड़ने का बेस्ट तरीका होता है, यू शुड नो योर पर्पस ऑफ लाइफ। आपका पर्पस क्या है लाइफ का, या मैं उसको छोटे स्केल पे बात करूं, यू शुड नो योर ड्रीम, यू शुड नो योर डायरेक्शन, ताकि आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको एक दिशा मिले, आप उसको यूज कर सको और आप उसको बेस्ट ऑफ यू आप यूटिलाइज कर सको अपने लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, किसी भी पर्पज के लिए। गेटिंग कनेक्टेड विद यू इज अनदर एरिया, इंक्रीजिंग योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ऊपर उठाने की बात है। देयर आर वेज, ये प्रोवाइड करते हैं टेप्स, बुक्स, सेमिनार्स, टीम प्रोवाइड करती है, यहाँ पे माहौल मिलता है। और देन सेल्फ टॉक एंड बिलीफ एंड कुछ और चीजें हैं। ये चीजें आप अपने आप से जुड़ जाते हो और इन तीनों के साथ जुड़ जाते हो, कोई भी आदमी अचीव करेगा इस बिजनेस के अंदर।